चौथाई भाग जल से घिरा है, तो जल एक नवीकरणीय युग संसाधन, तभी विश्व के अनेक देशों में क्षेत्रों में जल की कमी। अच्छा, दूसरी चीज, हम तो क्या कर रहे हैं, खूब यूज कर रहे हैं पानी, और हमको लग रहा है कि जल चक्र के माध्यम से वर्षा यही होगी। कोई जरूरी है? बाष्पीकरण हुआ, बास ऊपर गया, हवा चली, हमारे यहाँ का पानी कहीं, कहीं का पानी कहीं, है ना। तो मैंने बार बार कहता हूं, हवाएं, वर्षा, जल, है ना, जिसको हो कि हम चाइना से बड़ा नफरत करते हैं, तो समझ लेना चाइना का पानी हमारे ऊपर आएगा, गिरेगा, हम उसी में नहाएंगे, मजे लेंगे। और ठीक यही बात, हमारा पानी कहाँ होगा, चाइना में जाएगा, है ना। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेले। और यह बात एनसीईआरटी ही नहीं, हमारे यहाँ पे एक संस्था है नीति आयोग, उसने भी अभी बोला है कि आने वाले समय में भले ही हम नल के माध्यम से, टोटी के माध्यम से, है ना, पानी पहुंचा दें, लेकिन पानी की मात्रा ही कम हो रही, टंकियां सूख रही हैं, नल सूख रहे हैं। पहले आप खुद देखो, ग्राउंड वाटर के लिए आपके घर पे कब ट्यूबवेल लगता होगा, कोई पाइप डाला जाता होगा, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट पर पानी मिल जाता। आज क्या हो रहा है, आज पानी 150-150 फीट गहराई पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, पानी की कमी, है ना। जहां पे नोट करने वाली कोई चीज मिलेगी मैं आपको नोट कराऊंगा, अभी कॉमन चीजें चल रही हैं और इन सब चीजों को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अभी मैंने लिखा ही था। इसीलिए जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता पर बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी। तो जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुण। अच्छा, नवीकरण योग्य कब तक है ये, जब तक पॉल्यूटेंट अर्थात प्रदूषण की मात्रा एक सीमित दायरे में है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जल अपने आप को स्वच्छ नहीं कर, जल कभी भी अपने आप को स्वच्छ नहीं कर। अब खुद समझिए कि अगर हमारे घर से निकला हुआ पानी मिट्टी में जाए और उसमें नॉर्मल पानी हो, है ना, तो क्या होगा, नीचे जाके स्वच्छ हो जाए। अब हम उसमें केमिकल मिला दें, उसमें लोहा मिला दें, उसमें प्लास्टिक घोल दें, अलग अलग जो है कि पोल्यूटेंट मटेरियल डाल दें, है ना, डीटीसी वगैरह, केमिकल वगैरह डाल दें, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। फिल्टर करने की भी क्या होती है, आपकी एक क्षमता होती है। तो वही चीज है कि हम एक तो अति उपयोग कर रहे हैं, दूसरा उसमें प्रदूषण की मात्रा इतनी ज्यादा डालते जा रहे हैं जो कि जल के स्वयं के द्वारा नवीकरण योग्य बनाने की क्षमता से ज्यादा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर की क्राइसिस क्रिएट होती चली जा रही है। जल के विशाल भंडार और उसकी नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर अर्थात दिमाग पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई महिला और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनहारिनों, पनहारिनों मतलब पानी लेकर जाने वाले लोगों के चित्र हो जाते, सामने आ जाते हैं। ये सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। अर्थात जो जल का वितरण है वो सभी के लिए समान नहीं है और इस तक पहुंच भी सभी के लिए समान नहीं है। आप देखिए कि अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप क्या करोगे, 150 फीट, 200 फीट नीचे से भी क्या करोगे, पानी प्राप्त कर लोगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो तो पानी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आने वाले समय में जल क्या करेगा, एक वर्गीय विभाजन करेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे, जानते हो हमारा ट्यूबवेल है, जानते हो हमारे पास पानी है ना। और दूसरा कहेगा कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम क्या करें, हमारे यहाँ पर पानी का ख्याल नहीं रखा गया। तो भविष्य में अगर मालदार आदमी बनना चाहते हो, क्या करो, अपने यहाँ का पानी बचाओ, ताकि आप भी कह सको कि तुम्हारे पास होगा बहुत पैसा, हमारे पास पानी है ना। चलो,
क्या ये संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां की जल दुर्लभता हो? हमारे यहाँ हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। अर्थात कहीं पर जल ज्यादा, जैसे असम वाला क्षेत्र है, असम में चूंकि वो मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, जल आसानी से, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी और ने सहायक नदियां, उससे पानी आ गया। और मैदानी क्षेत्र क्या करता है, पानी को रिसता है, अर्थात उसकी सोखने की क्षमता भी अच्छी होती है। वहीं पर क्या होता है, मानसून के समय बारिश हुई और पूरा पानी लबालब हो जाता है। तो एक वो क्षेत्र है जहां पर पानी ही पानी है ना। वो लोग सोचते होंगे भगवान सूखा पड़ता, सूखा भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? हर साल असम में बाढ़ आती है, असम के मैदानी क्षेत्र, हर साल। तो उनको लगता है कि सूखा पड़ता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं। और इसी तरह से जो अभी मैंने क्षेत्र बताए सूखे वाले, वहां के लोगों को लगता है कि पता नहीं बाढ़। अभी जैसे पिछले साल की बात बताएं आपको, तो दिल्ली में है ना अलर्ट जारी किया गया, यमुना नदी अपने क्षेत्र से बाहर बहने लगी। तो हमने कहा कि हम भी बाढ़ देखेंगे। मतलब पिताजी बताया करते थे कि बाढ़ आया था, पूरा बह गया, ऐसा किया वैसा किया, है ना। पिताजी लोगों को भी ना जब लगता है कि कुछ है ना बड़ा सा बताना है ना, तो मैं आप पापा में आपस में जब लड़ाई हो तो कहते हैं तुमको याद है ना, हमने पूरा बाढ़ बाढ़ में बह गया था और हमने सब कुछ फिर से नए सिरे से बनाया। तो हमने सोचा कि अब लग रहा है हमको भी बाढ़ देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बाढ़ आ नहीं पाई। ठीक है, चलिए। तो जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जन संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, हरित क्रांति हमने अपनाया और हरित क्रांति के माध्यम से हमने खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित किया। लेकिन हरित क्रांति कहां पर आई? उन क्षेत्र में जहां पर जल को आसानी से कंज्यूम किया गया, उपयोग किया गया। तो जल का उपयोग जहां जहां पर किया जाएगा, वहीं पर क्या होगा, जल का जहां जहां पर अधिक उपयोग किया जाएगा, है ना, वहीं पर उत्पादन बढ़ेगा। तो अब देखो, अब हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो खाद्यान्न आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और खाद्यान्न आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए जल चाहिए। आप सब्जी उगा लो, फल उगा लो। अभी मैं एक देख रहा था, एक फल आता है मौसमी, तो कर्नाटका और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में एक रिसर्च हुआ। तो वहां पर मौसमी में जो रस की मात्रा है वो कम हो गई है। अब कारण क्या है कि पहले वर्षा जो होती थी उससे मिट्टी में इतनी नमी होती थी कि जो फल लगे वो रसदार हो। अब वहां का जो पेड़ है वही सूखता जा रहा है, उसके पास ही इतना पानी नहीं है कि वो फल को पानी दे सके। तो वहां के लोग क्या कर रहे हैं, अब जो है कि मौसमी का उत्पादन छोड़ रहे हैं। सोचिए, मौसमी का उत्पादन छोड़ रहे हैं, लोग अनाज का उत्पादन छोड़ दें और धीरे धीरे इसी तरह से उत्पादन कम हो जाए, क्या होगा? इसलिए आने वाला समय बहुत कठिन है। अधिकारी बन जाना, नहीं तो मालूम चला पानी के लिए लड़ाई हो रही और होगी। ये आज भी होता है। आप अगर देखें तो आप जो है कि जितने भी महाराष्ट्र में चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, आपको पानी के लिए आज भी लोग लड़ते हुए मिल जाएंगे। सबको पानी चाहिए, सबकी अपनी जरूरतें हैं ना। तो पानी बहुत बड़ा जो है कि आने वाले समय के लिए संसाधन सिंचित अब होगा।